नहीं कर रहे। अब क्या ये 65,000 की इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होगा या नहीं होगा? बेसिकली ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि आपको परक्यूजिट मिल रहा हो करंट एम्प्लॉयर से, पास्ट एम्प्लॉयर से या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से, तो वो आपको परक्यूजिट ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, पॉइंट समझाने वाली ये है कि जो परक्यूजिट होता है, बेनिफिट को ट्रीट कब किया जाता है कि ये बेनिफिट रिसीव हो गया है, तो वो बेनिफिट आपको करंट एम्प्लॉयर भी दे सकता है, पुराना एम्प्लॉयर भी दे सकता है और फ्यूचर का एम्प्लॉयर भी दे सकता है। तो ये पॉइंट इसलिए मैं क्लियर करना चाह रहा था कि इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो रहे थे। तो इस वजह से वो जो बेनिफिट उसे पास्ट एम्प्लॉयर से मिला है वो बेनिफिट ही, तो उस बेनिफिट की ट्रीटमेंट आप, जो हमने ये पढ़ा था कि अगर आपको बेनिफिट मिलता है फ्री मील का और फ्री इलाज का, तो जो उसकी वो ट्रीटमेंट है वही पास से मिलने वाले की भी ट्रीटमेंट है। ठीक है, लगी समझ? लगी? तो इसको 65,000 को हम इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड नहीं करेंगे, ये याद रखना है। बेशक वो पास्ट एम्प्लॉयर से मिला है, क्योंकि बेनिफिट है और परक्यूजिट है, वो पास्ट से मिले, करंट से मिले या प्रोस्पेक्टिव से मिले, इन तीनों केसेस के अंदर वो परक्यूजिट ही ट्रीट किया जाएगा और उसकी ट्रीटमेंट वैसे ही होगी जो एक परक्यूजिट की होती है। रेलेवेंट परक्यूजिट की जो ट्रीटमेंट है वैसी ही होगी। अब क्लियर है? देख लीजिएगा जाके, देखेंगे। अच्छा, लॉसेस वाले चैप्टर पे आ जाए। यार पेज नंबर तो मुझे खुद भी ढूंढने पा रहे हैं इसके अंदर। पेज नंबर 100 है। लॉसेस जितना आपको पढ़ाया उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना आया, है ना? जो कल आपको एग्जांपल्स दी या आपको कुछ और दिया, उसमें एग्जांपल्स में ट्रीटमेंट्स वगैरह किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया? 10-11 एग्जांपल्स जो थी, भाई कोई है तो मेरे से डिस्कस कर ले। चलें, तो नहीं है लगता। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट लॉसेस के अंदर ही है। एक तो हमने कल एक टेबल पढ़ा था, वो उसकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको कुछ चीज़ें वगैरह दी थी। ये अब थोड़ा सा स्टेप आगे फर्दर है, ठीक है।
अब फर्दर स्टेप क्या है, इस पे जरा फोकस करिएगा। रेवेन्यू आपका 100 का, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ गई 120 की, डेप्रिसिएशन 30 की, तो आपका लॉस आ गया 50 का, 50 का हमें लॉस हो गया। हमने ये देखना है, इसे छोड़ दें, हमने इसे देखना है अभी कि कितना लॉस मेरा डेप्रिसिएशन से पहले था, लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। बेसिकली इस लॉस को मैंने क्लासिफाई करना है दो चीजों में, बिजनेस का लॉस कितना था और डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस कितना था। ठीक है, तो लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन लेने के लिए मैं क्या करूंगा, लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी कि नीचे ऊपर जाने के लिए हमेशा मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो -50 क्या करूं इसमें, +30 कितना बन गया, लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 20 का माइनस का। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा बिजनेस रिलेटेड लॉस। यानी कि अगर मैं अब क्लासिफाई करूं इस 50 को, लॉस को, तो मैं क्या करूंगा, बिजनेस लॉस कितना है 20 का, और डेप्रिसिएशन की वजह से कितना है 30 का, तो टोटल 50 का लॉस मेरा क्लासिफाई हो गया। सही है, सबसे पहले हमारा प्रॉफिट हो या हमारा लॉस हो, हमने क्या करना है, उसको वर्क बैक करना है कि बिफोर डेप्रिसिएशन क्या होगा। अगर आफ्टर डेप्रिसिएशन है हमारे पास, तो मैंने उसे क्या वर्क बैक करना है कि बिफोर डेप्रिसिएशन क्या होगा। अच्छा, ये करना क्यों जरूरी है, ताकि मुझे पहली बात पता चले कि मेरा बिजनेस का लॉस कितना है और मेरी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट कितना है। ये भी करना क्यों जरूरी है, बिजनेस का लॉस मेरा कैरी फॉरवर्ड होता है 6 ईयर्स तक, ये पढ़ लिया ना हमने। जो मेरा डेप्रिसिएशन होती है, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू इन्फिनिटी। ये कैरी फॉरवर्ड होती रहती है, ये कहीं पे जाके डेड नहीं होगी। ठीक है, ये कहीं पे भी जाके डेड नहीं होगी। तो इस वजह से, क्योंकि इसने जो है वो खत्म हो जाना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जो है बिजनेस का लॉस कितना है और मेरा डेप्रिसिएशन की इम्पैक्ट कितनी है। तो ये मेरी लॉस की क्लासिफिकेशन आ गई। अज्यूम करें कि ये था 2010। अगले साल में चलते हैं 2011 में। 2011 में रेवेन्यू 150, कॉस्ट ऑफ सेल्स 50 और डेप्रिसिएशन 30। क्या आ गया, 150 में से 80 माइनस कर दें, 70 आ गया ना, 70 आ गया। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आ गया। तो मेरा पहला स्टेप क्या है कि मैं इसको फाइंड आउट करूंगा बिफोर डेप्रिसिएशन। पहला स्टेप क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा मैं इसको फाइंड आउट करूंगा बिफोर डेप्रिसिएशन। तो उसके लिए क्या होगा, इसको ऊपर को ऐड कर दूंगा ना 30 को, तो मेरा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 2011 का क्या आ गया, 70 जमा 300। ऐसे ही है। अब ये बस जरा फोकस रखना है इसके ऊपर, लिख लुक बाद में लेना, ठीक है, लिखा हुआ काम नहीं आना। अच्छा, तो पढ़ा हुआ काम नहीं आना। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 2011 का क्या है कि ये आपका 100, 70 में से आपने 30 ऐड कर दिया, तो ये आपका 100 आ गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले पिछले साल का जो बिजनेस का लॉस था
पिछले साल का वो एडजस्ट करना है। तरतीब चेक कर रहे हैं, प्रॉफिट करंट ईयर का 2011 का, इसमें से आप एडजस्ट करेंगे प्रीवियस ईयर बिजनेस लॉस यानी कि 2010 का। सबसे पहले कितना था 20, अगर बच गया तो मैं इसके अंदर एडजस्ट करूंगा करंट ईयर की डेप्रिसिएशन 2011 की, ठीक है। करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी है 30, अगर बच गया तो इसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर की, इसमें मैं एडजस्ट करूंगा प्रीवियस ईयर्स की डेप्रिसिएशन 2010 की कितनी थी 30, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कैसे याद रखना है, करंट ईयर के अंदर सबसे पहले क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस वट एवर द केस इज बिफोर डेप्रिसिएशन। सबसे पहले क्या एडजस्ट करना है, पिछले साल का बिजनेस का लॉस। पिछले साल का अगर मुझे उसने प्रॉफिट या लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया है तो उसको भी पहले मैं बिफोर करूंगा ना बिजनेस लॉस लेने के लिए, तो फिर उसको भी एडजस्ट करूंगा। अगर उसने बता दिया तो ठीक है, नहीं तो उसको भी रिवर्स करूंगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने प्रॉफिट लेना है करंट साल का, इधर ही है, पक्की बात है। पहले आपने क्या लेना है, करंट साल का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, उसमें एडजस्ट करना है पिछले साल का बिजनेस लॉस, फिर उसके अंदर एडजस्ट करना है अगर बच गया तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, और अगर बच गया तो पिछले साल की डेप्रिसिएशन। ये दोबारा पढ़े, करंट हमने 2011 में सबसे पहले क्या लेना है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, उसमें एडजस्ट करना है पिछले साल का बिजनेस लॉस, फिर हमने क्या करना है करंट ईयर डेप्रिसिएशन, और फिर क्या करना है प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये किसकी तरतीब है जो हमने आगे अपने क्वेश्चंस में फॉलो करनी है। और मजे की बात ये है कि 2023 में इसके साथ खड़े होकर खिंचवाओ, 2023 में उसने एग्जामिनर ने ये चीज पूछ ली है, ठीक है। 2023 में एग्जामिनर ने ये चीज पूछ ली है, और ये चीज आपको थोड़ी सी इसलिए बताई है, कॉन्सेप्ट आपको पहले इसलिए दिया है कि सवाल करने लगे उसका, बिल्कुल, क्योंकि इसका मैं सवाल करने लगा तो चले मेरी भी चाय आ गई। सवाल के बाद याद ही रहना कोई नहीं। नहीं, अब इसमें अभी एक ग्लिच है, और वो जो ग्लिच है ना वो पता है किधर जाके आना है, वो इधर जाके आएगा, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन करते हुए बताऊंगा। फिलहाल आप लोगों ने ये याद रखना है पैटर्न, ठीक है। ये पैटर्न मैं इसको इधर ऐसे एज इट इज ही लिखा रहने दूंगा, इसको नहीं मैं मिटा रहा है। करते हैं जी, अगला सवाल शुरू करते हैं। इसकी भी एग्जांपल है, मैं आपको भेज दूंगा, बल्कि यार इस तरह करेंगे, ये एग्जांपल नंबर 3 है ना, इसकी एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 1, सही है। ये तीनों एग्जांपल्स भेज दें, ये पहला और अगला सवाल। ये कि आप में से किसी के पास बुक है?
यार वो सवाल ढूंढने पड़ रहे हैं मुझे, उसमें मैं क्या हो गया? नहीं तो आप ही लैपटॉप ले आए पढ़ने के लिए। नहीं वो तो ये है कि मैंने लगाया था चार्जिंग पे, वो लगता है चार्ज हुआ नहीं, मैंने घर आधा पौना घंटा पहले लगाया था घर में, उसे ही चार्ज नहीं हुआ लगता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 पे आए। फेथ ब्रदर्स पेज नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 14, फेथ ब्रदर्स पेज नंबर 190। हमें आपको यकीन ना आ सके। फेथ रखें, फेथ, वो ये कहना चाह रहे हैं। ये मार्च 2023 में आया है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम, पहुंच गए सारे? पेज नंबर 190। आपने टेस्ट दिया है? टेस्ट दिया है? आपने मीट दिया टेस्ट? आपने दिया टेस्ट? सबसे लास्ट में बैठ, आपने दिया टेस्ट? है दिया टेस्ट? अच्छा, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर compute total income, taxable income and income tax liability of the FB for the tax year 2023। सवाल शुरू करते हैं जी। फेथ ब्रदर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फेथ ब्रदर्स रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, अदर इनकम एंड नेट प्रॉफिट। एडिशनल इंफॉर्मेशन है जी, एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 188 मिलियन। क्या करेंगे इसे? कुछ भी नहीं, उठाएंगे और आराम से इसको अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। 188 सिंपल, उसे उठाना है और ऐड बैक कर देना है। कैश पेमेंट ऑफ ₹1 मिलियन फॉर परचेजिंग द 10 एयर टिकट्स। हाँ जी, क्या करूं इसका? जो ऊपर दिए गए एक्सपेंसेस हैं उसमें कैश की पेमेंट्स की हैं, 10 एयर टिकट्स खरीदे हैं 1 मिलियन के। क्या करें इसकी ट्रीटमेंट? ऐड बैक कर दें। क्यों? ये वो 2.5 लाख वाला हेड आ गया ना। अच्छा, ये देख लें कि जब भी आपने 2.5 लाख वाला हेड देखना है तो कोई जो पेमेंट है वो नीचे दी गई हुई 5 एक्सेप्शन में तो नहीं फॉल करती। उसमें कहीं पे फ्रेट नहीं आ रहा था? वो जो 5 हेड्स ऑफ इनकम में कहीं पे किराया क्रूया फ्रेट फ्रूट नहीं आ रहा था? ये जरूर देख लिया करें कि 2.5 लाख में से उसमें कहीं पे ये 5 में तो नहीं कुछ ये आ रहा। इनकम फ्रॉम बिजनेस में था, चेक करें। सब वो मिलेगा ही नहीं। 77 पेज पे कहते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन है ये वाला, इसमें बुक में, मोबाइल में? अच्छा, और क्या क्या आ रहा है इसमें? ट्रैवल आ रहा है? यस। तो हमजा जनाब इसको ऐड बैक नहीं करेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा था ऐड बैक करें, तो मेरे से पा दो सारा क्वेश्चन, तो सर ने कहा था ऐसे कर देना। ठीक है, ट्रैवल आ रहा है भाई, ट्रैवल तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में नहीं आते उसमें। तो जब भी आपने ये 2.5 लाख वाली अलार्मिंग अकाउंट वाली स्कीम लड़ानी है, उसमें पहले ये 5 पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं। तो ये उसने लेस किए हुए हैं, तो उसने भाई ठीक लेस किए हुए हैं, तो हमें ऐड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ उसने लेस की हुई है, ऑलरेडी उसने लेस की हुई है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फ्रेट है, सॉरी ट्रैवल है,
वो जो ट्रैवल है वो लिखना ज़रूरी है, उसको आपने कुछ भी नहीं करना, नो एड बैक रिक्वायर्ड। आगे चले, पेमेंट ऑफ ₹4 million टू शिपिंग लाइन ऑन अकाउंट ऑफ डैमेजेस फॉर कंटेनर्स ब्लॉक्ड एट पोर्ट। हाँ जी, 4 मिलियन की आपने डैमेजेस पे किए शिपिंग लाइन को, क्योंकि आपकी पोर्ट ब्लॉक हो गई थी, तो शिपिंग लाइन को पैसे दिए। आपका कोई माल आ रहा होगा बाहर से, तो शिपिंग लाइन का जो कंटेनर था वो आपने टाइम पे उन्हें वापस नहीं किया, तो जब टाइम पे वापस नहीं किया तो उन्होंने कहा कि डैमेजेस पे करो, तो आपने वो पैसे पे किए। तो ये 4 मिलियन ऑलरेडी मैं एक्सपेंस कर चुका हूँ, तो इसे एड बैक करूँ कि ना करूँ? आप बताएं क्या करना है इसे? 4 मिलियन को एड बैक करना है, नहीं करना? एसी के आगे ज्यादा देर बैठो ना, मुझे नींद आने लग जाती है। क्या करूं इस 4 मिलियन को? एड बैक नहीं होगा, ये बड़ा जबरदस्त तरीके से एड बैक नहीं होगा, ठीक है? हाँ जी, ऑब्वियसली ये हमने पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट को फाइन या पेनल्टीज दी जाएगी, वो वाला खर्चा नहीं कंसिडर होगा, लेकिन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई पेनल्टी पे कर रहे हैं, तो वो एड बैक नहीं करेंगे, वो अलाउएबल एक्सपेंस है। तो इसी तरह जो डैमेजेस आपने पे किए हैं उसकी कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो आपका बिजनेस की वजह से आपको देने पड़ रहे हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मोर ओवर पेनल्टीज दी हैं 9 मिलियन की वेरियस क्लाइंट्स को, क्योंकि आपने उनको चीज़ें डिले से पहुंचाई थी। ये भी वही वाली बात आ गई कि पेनल्टीज टू क्लाइंट, ये भी हम एड बैक नहीं करेंगे। पेमेंट ऑफ ₹50 million टू अ बिल्डर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, द वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस एट द ईयर एंड। हाँ जी, बिल्डिंग बना रहे हैं, उसकी 50 मिलियन की पेमेंट को पहले ही आपने खर्चे में डाल दिया है, एड बैक करेंगे क्योंकि आपकी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। तो बिल्डर को जो पेमेंट है दैट इज 50, उसको मैं एड बैक कर दूंगा। पेमेंट ऑफ AED 1 लाख इक्विवेलेंट टू ₹5 मिलियन टू अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। रिसर्च इंस्टीट्यूशन को ये दिरहम पे किए हैं जिनकी वैल्यू थी 5 मिलियन पाकिस्तानी इन UAE फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। रिसर्च फैसिलिटी को पैसे देना बिजनेस के लिए अपने, तो ये अलाउएबल एक्सपेंस है, लेकिन मसला ये है कि दे कहाँ पे रहा है? मुल्क से बाहर। तो हमने ये पढ़ा था कि मुल्क के अंदर पैसे कोई फैसिलिटी हो तो वो अलाउएबल होता है। तो इस वजह से ये 5 लाख रुपया जो है ये रिसर्च एक्सपेंस, इसको मैं 5 मिलियन है, 5 मिलियन को मैं ऐड बैक कर दूंगा। A foreign exchange loss of 15.8 million in respect of amount payable to FB's associated companies in Qatar। कतर में आपकी एक एसोसिएटेड कंपनी है, उसको कुछ पैसे देने थे जिसपे फॉरेन एक्सचेंज लॉस आ गया, ठीक है? यानी कि पैसे देने में आपने इतनी देर कर ली कि वो दिनार बढ़ गया, तो अब आपने अकाउंटिंग में तो उसका लॉस रिकॉर्ड कर लिया, तो वो लॉस बना 15.8 मिलियन का। तो ये लॉस आपने एक्सपेंसेस के अंदर डाला हुआ है, क्या ये ठीक डाला है? अच्छा आगे पढ़ लें पहले। दिस लाइबिलिटी अराउज ऑन 1 जनवरी फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड प्लांट एट द कॉस्ट ऑफ QAR 4 लाख। आपने प्लांट खरीदा था, उसकी पेमेंट करनी थी। प्लांट कब खरीदा था? 1 जनवरी 2022 के 2 है, 2022 को प्लांट खरीदा था 4 लाख दिनार का, ठीक है? इसकी पेमेंट करनी थी, आपने पेमेंट नहीं की, तो इसके ऊपर आपको 15.8 मिलियन का लॉस आ गया। अच्छा, एज पर द एग्रीमेंट द पेमेंट वुड बी मेड ऑन 1 जनवरी 2024। 22 को खरीदा था और 1 जनवरी 2024 को पेमेंट करनी है मैंने, ठीक है? तो आपने बेसिकली जब चीज आपकी पोजेशन में आती है, एसेट बनता है, आपने एसेट खरीद के अपने पास ले लिया, कंट्रोल आपको ट्रांसफर हो गया, तो आपने एसेट तो रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है? तो आपने इधर एंट्री क्या की होगी? एसेट डेबिट टू पेएबल क्रेडिट, यही एंट्री की होगी ना? तो 4 लाख से आप ये 1 जनवरी को एंट्री कर चुके हैं।
अब बात ये है कि पेमेंट आपने करनी है 2024 में। अब अगर बीच में दिनार का रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसका जो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है वो अराइज हुआ है 15.8 मिलियन, जो कि उसने अपने खर्चों में से लेस कर दिया। तो ये बेसिकली उसे नहीं करना चाहिए था। उसका जो भी फॉरेन एक्सचेंज का लॉस या गेन होगा टैक्स की नजर में वो किधर जाएगा, एसेट की कॉस्ट में जाएगा, ठीक है, और वो डेप्रिसिएट होगा। तो वो एसेट की कॉस्ट में जाएगा और डेप्रिसिएट होगा। तो इस वजह से कॉस्ट में क्यों जाएगा, क्योंकि आपका पेएबल बढ़ जाएगा ना। तो इस वजह से ये जो फॉरेन था, जो आपने फॉरेन से पे नहीं किया, ठीक है, तो उसकी वजह से फॉरेन पे कर देते तो ना होता। तो 15.8 मिलियन आपका इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहां पे ही रुके और सेक्शन 76 के 75 कॉस्ट का जो हम पढ़ रहे थे वो वाला पेज निकाले जरा। इस बात को मैं आपको वहां से लिंक करवाना चाह रहा हूं। सेक्शन 76 के 75 पेज नंबर 90 पेज नंबर 93 ये पढ़ाया मैंने। निशान तो लगा हुआ है। अच्छा, तो जितनी इन्होंने अपनी किताब गंदी की हुई है ना, इससे लग रहा है पढ़ाया है। इसमें मुझे पता नहीं चल रहा किताब में क्या लिखा है। इसमें पॉइंट नंबर पेज नंबर 94 में एग्जाम्पल के नीचे पॉइंट नंबर 5 है। उस पॉइंट नंबर 5 का जहां खत्म हो रहा है वहां पे एक एक्सप्लेनेशन है, ये छुड़वाई थी। ये एक्सप्लेनेशन पढ़े। डिफरेंस इफ एनी ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन द ईयर ऑफ अकरेंस फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे जैसे डिफरेंस आएगा वैसे वैसे अकाउंट करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए। तो इट मींस इसमें कॉस्ट ऑफ द प्लाट हम निकालेंगे तो उसके अंदर हमें सारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ये डिफरेंसेस जो होंगे फ्लक्चुएशन ऐड या लेस करनी होगी। ये वो वाला पॉइंट है जो छुड़ाया था, उसको आज मैं यहाँ पे लिंक करवा रहा हूँ कि इन्होंने ऐसे दिया है। तो इट मींस कि ये आ गया 15.8, तो किसी भी सूरत यहाँ नहीं आना, इसकी कॉस्ट डेप्रिसिएशन लेस होगी। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से याद आया, यहाँ से जहन में एक बात आई कि एक इसकी वर्किंग बनेगी जिसे हम वर्किंग 1 कहेंगे या वर्किंग 2 कहेंगे, क्योंकि वर्किंग 1 ये आ जाएगी, और वो होगी प्लांट की कॉस्ट, प्लांट कॉस्ट, ठीक है। यहां से आइडिया हो रहा है। आगे चलते हैं। अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ, जो अदर इनकम है उसमें क्या कुछ आ रहा है। ऊपर से अदर इनकम दी है ना 47 मिलियन की, वो कह रहा है उसमें क्या कुछ आ रहा है। आप लोगों का फेवरेट पॉइंट आ रहा है, आगे पढ़े जरा। फेवरेट पॉइंट है कि नहीं है? है? रिकवरी ऑफ बैड डेट ऑफ 16 मिलियन। 16 मिलियन की बैड डेट की रिकवरी हो गई। मुझे हमजा ने बताना है इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी है। सर कसम से मैं नहीं था यहाँ पे सर। है नहीं तो आपने वो लेक्चर ही नहीं लिया अभी तक। ये जो इतनी मेहनत करके इन्होंने रिकॉर्डर खड़ा किया, बंदा बिठाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वो बेचारा मेरे आने का इंतजार करता है, मेरे जाने के बाद उसे बंद करता है, सही है। उसे फिर जाके अपलोड करता है, किसके लिए है? तो फिर तो लेक्चर क्यों नहीं लिया? वो बेचारा काम भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, ऐसे ही है ना। तो नहीं स्कैन्स बहुत पे करता है यार। मैं ऐसी बात तो नहीं मैं तो उसकी बात कर रहा था, पे करता है यार, मजाक कर रहा था। अच्छा वो क्यों लेक्चर क्यों नहीं लिया?